को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अब केस टेकिंग के प्रोसेस को हम लोग अब शुरू करेंगे और जैसा कि हम लोग जो रोगी से पूछना है, सवाल करना है और रोगी से बातें करनी है, इसके बहुत सारे फ्रेम को हम लोगों ने पहले देखा था। आज हम लोग पूरे केस टेकिंग के प्रोसेस को अभी दो भाग में बांट करके हम लोग चलेंगे। पहला है कि मेंटल या माइंड का केस टेकिंग और दूसरा है बॉडी का केस टेकिंग। अक्सर लोगों में यह सवाल होता है कि पहले माइंड का केस टेकिंग करें या पहले पूछताछ हमें माइंड का करना चाहिए या बॉडी का करना चाहिए। इसमें अक्सर लोगों का काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले फिजिकल का ले लेना चाहिए, उसके बाद में मेंटल का लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं मेंटल को भी पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर बॉर्नगेसेस ने कहा और उनके अनुभव के अनुसार पर यह देखा जा सकता है कि हम लोग माइंड को भी शरीर के माध्यम से ही देखते हैं। तो माइंड को शरीर के माध्यम से देखते हैं तो पहले शरीर को देख लेंगे तब माइंड को देखेंगे। तो इस हिसाब से फिजिकल सिम्टम्स को लेना पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद में मेंटल सिम्टम्स को हम लोग पूछना चाहिए। लेकिन माइंड एक बहुत ही सेंसिटिव मानसिक लक्षण होता है। मन का जो बात होता है, मेंटल बात होती है, वह एक शरीर से बाहर का है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और उसे कब पूछना चाहिए कब नहीं पूछना चाहिए, इसके विषय में लोगों का अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मेंटल सिम्टम्स का बाद में भी नहीं निकल पाता है और पहले भी नहीं निकल पाता है। तो ये सवाल उठता है कि हम लोग मेंटल सिम्टम्स को पहले कब लेना चाहिए, किस समय में सबसे उचित समय मेंटल सिम्टम्स को लेने के लिए कौन सा होना चाहिए। ये पहला सवाल हम लोगों का दिमाग में होना चाहिए। तो जैसा कि लोगों का अनुभव है और मैंने भी अपने लाइफ में जो अनुभव किया, मेंटल सिम्टम्स लेने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होनी चाहिए, है ना। जब रोगी के साथ में हम लोगों का या रोगी का कॉन्फिडेंस हम लोगों के साथ में हो जाता है और रोगी काफ़ी हम लोग से आश्वस्त हो जाता है और अपने दिल की बात को खोलने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि जिसको कहा गया कि रैपर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, यानी कि उसके साथ में एक आत्मीय तरीके से बातचीत करने का भाव जबकि खुल करके बिना किसी रुकावट के वह करे, तो उस समय में लेना चाहिए। आपने देखा हम लोग प्रेजेंट हिस्ट्री पहले लेते हैं, उसके बाद में पास्ट हिस्ट्री ले रहे हैं और उसके बाद में हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। ये 3 स्टेप पहुँचते पहुँचते, खास करके जब आप काफ़ी ध्यान से रोगी के बातों को सुनते हैं, फिर उसके पुराने इतिहास में जानने का कोशिश करते हैं और फिर उसके परिवार के विषय में जानने का कोशिश करते हैं, तो उस समय में काफ़ी एक आत्मीयता जैसा बन जाता है। तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जब आत्मीयता स्थापित हो जाता है तो तुरंत फैमिली हिस्ट्री के बाद में एक मैं देखता हूँ कि बड़ा उचित समय हो जाता है जबकि हम लोग मेंटल सिम्टम्स के जानकारी को प्राप्त करना प्रारंभ करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं जो देखता हूँ, वह मेंटल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स के पहले लेकर के बाद में फिजिकल सिम्टम्स को कंप्लायंस कर सकते हैं। फिर भी यह रोगी पर निर्भर करता है, अलग अलग रोगी पर कैसा सिचुएशंस होगा, इसका व्यवस्था आपको अपने क्लिनिक में बैठ करके रणनीति के तहत ध्यान में रख करके उचित समय का तलाश करनी चाहिए। एक ऐसा आम धारणा है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग आज
से शुरू कर रहे हैं मेंटल सिम्टम्स को कैसे लेना है, क्योंकि यह एक बड़ा गंभीर विषय होता है और लोगों के दिमाग में होता है कि हमें मेंटल में क्या लेना चाहिए। हम लोगों ने मेंटल के कई एक चर्चाएं पिछले कई एक लेक्चर्स में हम लोगों ने किया है। इसके माइंड के लाइफ के प्लेन के लिए, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्लेन के लिए, फिर हम लोगों ने इमोशंस, इंटेलेक्ट और विल्स वैल्यूएशंस का हम लोगों ने चर्चा किया है। तो कौन सा बात पहले और कौन सा बात, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जहां पर रोगी का दिमाग हो, जहां पर से रोगी की प्राथमिकता हो, अक्सर रोगी अपने कष्ट के प्राथमिकता को लेकर के रहता है और उस प्राथमिकता के साथ में उसे जो अनुभूति हो रही होती है वह सबसे उचित स्थान होता है उसके मेंटल सिम्टम्स को शुरुआत करने का। जैसे कोई रोगी दर्द के समय में है और उस समय में आपको काफी बेचैन है और उसके कराह रहा है, तो उस समय सबसे जो उचित समय होगा, बात होगा पूछने का, उसके कराहने का कारण, उसके मोर्निंग का, ब्रूडिंग का, उस पर ध्यान दे करके वहां से जब आप शुरू करेंगे तो आप और भीतर में प्रवेश करने के लिए, यानी कि दरवाजा खोलने की बात आती है, ओपनिंग द डोर, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे पहले करेंगे या उसको पहले करेंगे, लेकिन ओपनिंग द डोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उसके जो स्थान है जहाँ से वह कष्ट है, जिससे उस वहाँ से हम लोग को शुरू करना चाहिए। उसके परेशानी के विषय में पूछताछ कीजिए, परेशानी में क्या अनुभव कर रहा है, वह उस सेंसेशन को लेने के क्रम में आपको बहुत सारी मेंटल जानकारी आ जाएगा। क्लासिफिकेशन तो बाद में करते रहिएगा, लेकिन एंट्री पॉइंट वही होना चाहिए जहाँ की रोगी का दिमाग है। और हेनिमैन साहब भी हम लोगों को 9th फॉज में कहे हैं कि इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड, वो दिमाग बड़ा चालू होता है, उसमें तर्क होता है हर एक दिमाग में, और वह तर्क में उसका तर्क कितना उचित है रोगी का, क्योंकि हमें रोगी जिससे लेना है उसी के तर्क के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपना तर्क लगाइएगा तो आपको उचित जवाब नहीं मिल पाएगा। उसके तर्क में से आपको ढूंढ के निकालना है, उसके लॉजिक में से आपको ढूंढ के निकालना है ना। क्योंकि उसके लॉजिक पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा। जब उसके बाद मन में जब एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो आप पाइएगा कि वह जो है जवाब जो है सो आपका कंफ्यूजन में चला जाए। इसीलिए रोगी के तर्क पर ज्यादा ध्यान देना है ना। किस चीज को वह लॉजिकली एसोसिएट करता है अपने बीमारी से, है ना, लॉजिकली एसोसिएट करता है। जैसे मान लो कि आपने एक फ्रेम बना लिया कि मैं आते ही मैं उसके माइंड का गुस्सा पूछूंगा, माइंड का भय को पूछूंगा, तो ये उस रोगी पर लागू होता है जो कि फॉर्म के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से उस रोगी पर लागू होता है जो रोगी कुछ बोलता नहीं है, कम बोलता है। लेकिन जो रोगी बोलता है और रोगी अपने से व्यक्त करता रहता है तो बहुत सारी बातें तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत सारी बातें आपको पूछना नहीं पड़ेगा, स्वतः आ जाता है। कहा जाता है कि माइंड जो है सो बहुत कुछ पूछने का चीज नहीं है, इसे आपको ऑब्जर्व करने का चीज है, कैसे बोल रहा है ना, कैसे ये, और उस ऑब्जर्वेशन में ही माइंड जो है सो सही ढंग से निकल करके आता है। पूछने पर जहां रोगी अगर यह दिमाग लगाने का प्रयास करे तो सोचिए कि वह जो है सो वह जो स्थान है सो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह उसके लिए वो आश्वस्त नहीं है, पहले से वह कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बोलने जा रहा है वह सही है या नहीं, है ना। तो सही होना हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी है ना। तो सही जहाँ जो बेवाक निकलता है, अपने आप निकलता है, और वह तब निकलता है जब रोगी अपने से बोल रहा होता है। आप पूछिएगा तो वह सोचेगा, और सोच करके जब जवाब देगा तो वह हो सकता है कि उसमें कई एक बात छिपा रहता है। इसीलिए जब हम रोगी से पूछते हैं तो हम लोग उसके
बातों का ध्यान ज़्यादा रखना जरूरी होता है। हमको मेंटल स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा करके तो एकदम रखना ही होगा। हमारा माइंड का जो साइकोलॉजी पार्ट है उसे अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फ्रेम में ही आपको सारे लक्षण मिलेंगे। इस फ्रेम के अंदर में ही रहना है और फ्रेम को आप अपने दिमाग में रखिए और रोगी से ढूंढ करके खोज करके उसमें उस फ्रेम में बैठाइए, है ना। फ्रेम आपका क्या है? आपका फ्रेम है इमोशंस, दूसरा फ्रेम है इंटेलेक्ट और तीसरा फ्रेम है विल। हम लोग एक एक करके चलेंगे। मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम लोग जितने भी इमोशनल सिम्टम्स हैं कलेक्ट करेंगे, जितने भी इच्छाओं और अनिच्छाओं का सिम्टम्स होगा उसको कलेक्ट करेंगे, और जो उसके बौद्धिकता से रिलेटेड है उन लक्षणों को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो ये माइंड को पूरा करने के लिए 3 प्लेन तो हमारा बेसिक प्लेन है ना। और ये तीनों प्लेन कहाँ कहाँ पर है ये हम लोगों को देखना होगा। इमोशनल से जो है उसका कॉन्शियस इमोशन है या सबकॉन्शियस इमोशन है या अनकॉन्शियस है, उसका इच्छा कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, और उसका बौद्धिक स्तर जो है सो कॉन्शियस बौद्धिक है, सबकॉन्शियस बौद्धिक है या अनकॉन्शियस बौद्धिक। तो ये तीनों चीज को हम लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। एक चीज तो हम लोग सभी कोई जानते हैं और कहा गया है फिलॉसफी में भी कि हर महत्व, अपने आप को महत्व देना, और जो हम लोगों का विकास हुआ, मनुष्य का जो जन्म हुआ, उस जन्म में सबसे पहला चीज हमको मिला अपना महत्व। हम अपने आप को पहचाने, है ना। ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को पहचाने। यानी कि कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि उसके महत्व को स्वीकार किया जाए, और वह उससे, क्योंकि जो जितना अपने विषय में जानता है वही उसका महत्व होता है, ठीक है ना। तो उनकी बातों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत एक समय में जरूरत होता है और बहुत समय में अनावश्यक होता है, लेकिन सुनना तो पड़ता है, सुनना तो पड़ता है। जैसे कोई आदमी आता है, कहता है कि मैं आपके पास में इलाज कराने के लिए आया है कोई बीमारी के लिए। अब आने के बाद में वह आपको तरह तरह का प्रलोभन देता है, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं समाज में मेरा इतना फीस है, मेरा ये है, मेरा रोग ठीक हो जाएगा तो मैं आपके पास में रोगी का लाइन लग जाएगा। अब ये क्या कर रहा है? ये अपना रोगी का आपके क्लिनिक में लाइन लगाएगा क्या? आपको लगता है कि उसका रोग ठीक हो जाएगा तो आपको लाइन लगने लगेगा? कदापि नहीं होगा, है ना, कदापि नहीं होगा। वो आपको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बातों को तो सुनना है ना। उसकी बातों को सुन करके हम लोग उसके नेचर को तो पहचान रहे हैं। ये जो है सो आपको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, टैम्परिंग आपको करने का कोशिश कर रहा है, आपको आपके ऊपर में हावी होने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक लक्षण तो यहीं पर मिल गया हमको, है ना। जब उसकी बातों को सुनने से हमको लक्षण यहीं पर मिल गया कि वह डोमिनेटिंग नेचर का आदमी है, वह डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल नेचर का आदमी है और लीडरशिप का उनका अंदर है, और उस बात को आपको तो पहले ही वहां पर जानकारी होगी। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि ध्यान से सुनो। तो मेंटल सिम्टम्स के लिए रोगी के हर एक चीज को ध्यान से सुनो। जब वेट कर रहे होते हो तो उस समय में ध्यान से सुनो और उसकी बातों से फिर आगे बढ़ने का कोशिश करो। अब इसी में वो अपना रोगी जो है, कोई रोगी आएगा कहेगा कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत गरीब हैं और मेरा बीमारी जो है सो नहीं ठीक होगा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा सारा दुनिया खत्म हो जाएगा। वो भी आपको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर में दया का भाव ले। पहला रोगी आया आपके अंदर में लालच उभा रहा है, ये रोगी आ रहा है आपके अंदर में दया का भाव उभा रहा है। तो आप क्या रोगी आएंगे तो आप दया करेंगे, और दया करने के लिए बैठे हैं या लालच से पैसा बटोरने के लिए बैठे हैं? आप तो रोग ठीक करने के लिए बैठे हैं। तो इन बातों से इन्फ्लुएंस होने के बजाय उसको लक्षण में कन्वर्ट करने का कोशिश करना चाहिए, है ना। इन्फ्लुएंस होने का मतलब हो गया कि आप का ध्यान जो है तो विचलित हो जाएगा, और अगर आप इस बात को एनालिसिस कर
सोचना शुरू करिएगा तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, पहले कौन सा सवाल करना चाहिए। पहले कोई सवाल का कोई ऐसा कोई नहीं है कि पहले यही पूछोगे उसके बाद में ये पूछो। वहां से पूछो जहां से पेशेंट शुरू कर रहा है, और उन्हीं के बातों से दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात निकलता है। और जब बातों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जब बातों का सिलसिला खत्म हो जाता है तो बचे खुचे सवाल को आप अपने सीक्वेंस में ले लो, ठीक है ना। लेकिन जब बातों का सिलसिला जारी है तो अबाउट 50 to 60% सिम्टम्स तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, और बचेंगे 20 to 30% सिम्टम्स बचेंगे। उसके लिए आपके पास में फ्रेम यूज करो, है ना। बचे हुए सिम्टम्स के लिए फ्रेम यूज करो। मेंटल फ्रेम में तीन फ्रेम आपको है। इमोशनल सिम्टम्स के विषय में पूछ लो। सपोज कि पेशेंट ने अपनी सारी चर्चा के दौरान गुस्सा नहीं पूछा, तो हम तो गुस्सा के विषय में हमको तो जानना ही चाहिए उसका क्रोध, क्योंकि उसका इमोशंस जो बेसिक है, फंडामेंटल इमोशंस है, उसको तो वो तो जरूर प्रभावित होता है, फंडामेंटल इमोशंस, है ना। तो फंडामेंटल इमोशंस को हम लोग जानने के लिए हम उसके गुस्सा के तो पूछेंगे, उसके भय को तो पूछेंगे, है ना, उसके चिंता का कारण भी पूछेंगे, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को भी पूछेंगे। तो सारी चीज को फ्रेम में करने के लिए पहला, सेकंड स्थान, दूसरा स्थान रखना है। पहला स्थान है रोगी के बातों से निकालना, रोगी के बातों से इंटरप्रेट करना और क्वेश्चन पुट अप करना। बाद में आप अपना फ्रेम का, यानी कि आप दोनों काम कर रहे हो, रोगी के दायरे से चल रहे हो और रोगी का जब सीमा खत्म होता है तो वहां से आप अपना फ्रेम शुरू करते हो। ये मेंटल सिम्टम्स के लिए निहायत जरूरी है, और मेंटल सिम्टम्स इसके माध्यम से आपको काफी ज्यादा संख्या में मिल जाएगा। और लोग कहते हैं कि मेंटल सिम्टम्स लेना बड़ा मुश्किल होता है, सर पूछना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने अंदर के हीन भावना को खत्म कीजिए, आप अपने अंदर के डोमिनेटिंग भावना को खत्म कीजिए। आप अपने आप को एक मशीन के रूप में अगर पूछेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना, आप इन्फ्लुएंस होंगे, आपको भी ये लगे, कोई ऐसा अटपटा नहीं लगेगा, है ना। लोग को लगता है कि हम किसी से पूछे, कोई आदमी से पूछे कि कब गुस्सा करते हो, तो बड़ा अटपटा सवाल है। अरे अटपटा सवाल तो तब होगा जबकि वो उसका आपसे, आप किसी दूसरे संदर्भ में पूछ रहे हो। अटपटा सवाल तो हमको करना ही पड़ता है, आप बिना अटपटा के आपको सही सवाल जवाब मिलता ही नहीं, है ना। अटपटा सवाल माने कि बिना मतलब का, रोगी को बिना मतलब लगता ही है। हाँ, क्या फालतू सवाल कर रहे हैं, क्या फालतू सवाल कर रहे हैं। अगर ये सवाल आ रहा है तो वह रोगी आपके साथ में, आपने सवाल करने का तरीका सही नहीं हुआ, है ना। रोगी को यह महत्व नहीं समझा कि इसका भी हमारे जीवन में रोग के साथ में इसका संबंध है। और मेंटल हमेशा रोग के साथ में संबंधित होता है, और मेंटल का तीनों पार्ट जो है सो इन्वॉल्व होता है आपके कोई भी रोग अवस्था है। क्योंकि जब रोग आपके शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा जो उसके प्रति कॉन्शियस होता है, सबसे ज्यादा जो उसके प्रभावित होता है वह माइंड होता है ना। बॉडी में तो आप अनुभव महसूस करते हैं, लेकिन माइंड ही जो है पहला स्थान है जहां सबसे ज्यादा आपको ये महत्व होता है। तो आज हम लोग इसको जानने समझने का कोशिश करें कि पहला कौन और उसका एक्सप्रेशन और कंप्लीट कैसे करेंगे। हर एक चीज का कंप्लीट में करना है, क्योंकि बिना कंप्लीट के सिम्टम्स कंप्लीट नहीं होता है, वह सिम्टम्स नहीं कहलाता है ना। गुस्सा पूछ लिए, गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, यह इनकम्प्लीट सिम्टम्स है ना। गुस्सा में गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा के में क्या करते हैं, जब तक ये दोनों नहीं मिलता है तो सिर्फ गुस्सा कंप्लीट नहीं होता। भय कब होता है और भय में वह क्या उसका अनुभूति होती है ना। भय हो गया, भयभीत हो गया, तो भयभीत होते ही रहते हैं हम लोग। ये हमारा इमोशनल पैटर्न है, क्योंकि कॉग्निशंस, किसी भी चीज से, बाहरी चीज से संपर्क में हम आते हैं तो हम उसी के अनुरूप हमारी प्रतिक्रिया होती है।
जो डरने का विषय हो, जो हमारे अंदर में डर है तो उससे डरेंगे, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता उससे गुस्सा करेंगे, जिससे हम जिस पर हमको दया आता है तो उस पर दया आता है। ये कॉग्निजेंस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेंस कहते हैं। यह कॉग्निजेंस तो होगा ही, और इस कॉग्निजेंस को कॉग्निजेंस को ये तो नेचुरल फॉर्म है। हमारा मतलब तो नेचुरल सिम्टम्स से नहीं ना है, हमारा तो मतलब है कि रोगी के सिम्टम्स से है ना। ये है गुस्सा आता है तो गुस्सा में शरीर कांपने लगता है, दांत पीसने लगता है, ये तो मतलब हुआ ना, क्योंकि ये आपको गुस्सा के कंप्लीट कर रहा है। भय से क्या होता है, भय से हमको पसीना होने लगता है, धड़कन होने लगता है, हाँ, शरीर से कांपने लगते हैं। तो भय, जब तक भय आपको प्रभावित नहीं करना लगेगा तो वह भय नहीं हुआ ना। आपको जब तक गुस्सा प्रभावित नहीं करने लगा तो वह गुस्सा नहीं हुआ। तो गुस्सा का प्रभाव होना चाहिए, है ना, इफेक्ट होना चाहिए, और गुस्सा का कारण होना चाहिए, भय का भी कारण होना चाहिए, गुस्सा का भी कारण होना चाहिए, दया का भी कारण होना चाहिए, और दया का भी इफेक्ट होना चाहिए। दया करते हैं तो क्या करते हैं, दान में दे देते हैं, रोने लगते हैं उसके साथ बैठ करके, हाँ। तो ये जो है सो इफेक्ट, जो जब तक जिसमें इफेक्ट नहीं दिखलाई पड़ेगा वह सिम्टम्स जो है सो इनकम्प्लीट है। आप लोग, हम लोग एंजाइटी की बात करते हैं। एंजाइटी किसको नहीं होता है? एंजाइटी तो, चिंता होना तो जीवन का पार्ट है। हम अगर चिंता नहीं होंगे तो हम कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है चिंता करना, और चिंता किए बिना आप कुछ ये चिंता तो चिंतन का पार्ट है, और चिंतन नहीं कीजिएगा तो कोई काम को सही ढंग से हो पाता है। चिंता करना, सोचना, समझना, याद करना, उसको प्लानिंग करना, ये सारी चीजें में समाहित है। तो हम लोग तो रोज काम चिंता करते हैं, सवेरे उठ करके कि आज ये करना है, आज वो करना है, ऐसे करना है। जब रोगी देखते होते हैं तो हमें चिंता होती है इसके लिए दवा सही कैसे निकल जाए। आपके दिमाग में जब ये सवाल आता है कि दवा कैसे सही निकल जाए, तो ये चिंता नहीं हुआ क्या आपका? ये तो नेचुरल है। लेकिन उस चिंता के कारण क्या हो रहा है, आप घबरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि दवा सही निकलेगा तो क्या होगा, ये रोगी हमको परेशान करेगा, ये करेगा। जब ये भाव आने लगता है तो यह आपके लिए एक सिम्टम्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो स्टेप्स है उसको आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करने के लिए हम लोगों को प्रावधान हम लोगों को करना है। और इस स्टेप्स में मैं एक एक करके अलग अलग तो करूंगा ही, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे, रोगी के साथ में जब आप बैठेंगे तो वो सारे स्टेप्स मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, है ना। सारे स्टेप्स घुल मिल जाते हैं, वो स्ट्रैटेजिकल स्टेप्स कहलाता है, यानी कि रणनीति का स्टेप्स कहलाता है। और रोगी जिस समय में जैसा रहता है उसी हिसाब से सब आगे पीछे सवाल हो जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, डोंट फॉलो द फॉर्मेट। फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा तो बहुत समय में बहुत कुछ छूट जाएगा, असलियत पर नहीं पाइएगा। इसलिए कहते हैं कि सादा कागज सबसे उत्तम फॉर्मेट होता है केस टेकिंग के लिए। सादा कागज लेकर के लिखिएगा तो सबसे सही फॉर्मेट होता है। लेकिन एक छपा हुआ कागज लेकर निकलिएगा तो आपको सीढ़ी पर चलना पड़ने जैसा हो जाएगा। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, ऐसा केस टेकिंग में चलना नहीं होता है। केस टेकिंग में हमेशा मिस स्टेपिंग होता है, यानी कि कभी इधर कभी उधर होता है, क्योंकि आपको एक नेविगेट करना है। नेविगेट मतलब विचरण करना है, विचरण करना है, ढूंढ के निकालना है, और ढूंढने में लुक्का छिपी का खेल होता है। आप लोगों को बचपन में याद है ना, लुक्का छिपी के कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। तो पहले से सोच के थोड़ी जाते थे कि पहले इधर जाना है कि उधर जाना है ना। तो हम लोग एक अनुमान पर चलते थे। तो वही अनुमान का जो स्थिति होता है वह केस टेकिंग का पहला पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग एस्टिमेशंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और अनुमान के सहारे, एस्टिमेशंस के सहारे, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं
जो कि एक नई दुनिया है जिसको मैंने पहले नहीं देखा। इस बात को दिमाग में हमेशा रखिएगा, जिस चीज को कि मैं पहले देखा हूं, मेरे को रास्ता मालूम है, तो वह रास्ता भटक जाते हो। लेकिन जब ये सोचते हो कि मैंने पहले इस रास्ते से कभी नहीं गया, जब यह सोच करके आप चलते हो तो आपको कुछ एक आपके अंदर में क्यूरियोसिटी बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ता है, किधर से चले, दिमाग को किधर से चले। ठीक है, तो आपके पास में अगर कोई रोगी आया और वह माइग्रेन का रोगी है, पहले से दिमाग, अरे मैं तो माइग्रेन का रोगी ठीक किया हूँ, रोगी का दवा कहाँ भटक गया, दवा फिक्स हो गया आपके दिमाग में, बैठ गया। वही दवा जिसको कि आपने पिछले रोगी को ठीक किया था, अब वह दवा आपको नचाता है, वही दवा आपको नचाता है। आप नहीं, दवा को आप नहीं नचाते हो, दवा नचाता है आपको, और दवा अपने हिसाब से लक्षण को खोज लेता है। दवा जो है सो अपने हिसाब से लक्षण खोज लेता है। आप जब मैथमेटिका पढ़ते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय में तो यही बात होती है ना, आप आज एक मैथमेटिका पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो उसमें के सारे लक्षण यहाँ पर सामने नजर आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो दवा में सिमिलरिटी इतने ज्यादा लक्षण के हैं, तो उस डिसिमिलरिटी को लेकर के चलिएगा तो आप तो दवा के बीच में अटक जाइएगा। इसीलिए भूल जाइए और सामने वाले रोगी को ऊपर ध्यान दीजिए, यह नया है, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, और इसलिए जो है जो हमारे लिए एकदम ही नई चीज है। अगर इस भाव से देखिएगा तो आपके अंदर में उसमें कुछ न कुछ नई बातें दिखलाई पड़ेंगी, नई बातें दिखलाई पड़ेंगी, नए सवाल आपके पास में आएंगे उसके लिए। और नयापन होना रोगी का हमारे लिए निहायत जरूरी है। उस नयापन के कारण ही हम लोग रोगी के पास में पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि हम लोग को माइंड के लिए एंट्री पॉइंट क्या होगा। एंट्री पॉइंट है स्टार्टिंग विद द इनड्वेलिंग माइंड, रोगी जहां से कष्ट है वहां से शुरू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मेंटल सिम्टम है ना, उससे रिलेटेड मेंटल सिम्टम। कोई भी फिजिकल सिम्टम्स दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स होगा वह बिना मेंटल सिम्टम्स के साथ में नहीं होगा। वहां पर माइंड की स्थिति होगी ही होगी, है ना, उसके साथ स्थिति होगी ही होगी। दर्द से इतना लस्थपस्त हो गया, दर्द से इतना लस्थपस्त हो गया कि अब उसे सोचने की शक्ति ही नहीं है, और वह दर्द को के प्रति अनभिज्ञ है और किसी दूसरी दुनिया को नहीं पहचान पा रहा है। होश में है, होश में है, लेकिन किसी चीज से उसे मतलब नहीं रह गया। इंडिफरेंसेस विद द पेन, लक्षण बनाना, इंडिफरेंसेस विद द पेन, इंडिफरेंसेस विद द सराउंडिंग्स। रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, आपको सिपिया की ओर इंडिकेट करता है और सैकड़ों दवा की ओर इंडिकेट करता है। इंडिफरेंसेस विद द पेन, तो कुछ नहीं हो रहा है वहां भी आपको लक्षण मिल रहा है, और जहां बहुत कुछ चिंता हो रहा है तो वहां तो लक्षण का भरमार। लक्षण माइंड कभी भी अलग नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि माइंड एंड बॉडी दे आर इनसेपरेबल पार्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ। जिंदगी से मन को और शरीर को निकाला नहीं जा सकता। अगर आप माइंड को निकाल दोगे तो जीवन है ही नहीं, शरीर को निकाल दोगे तो जीवन है ही नहीं। शरीर जीवन जो है हमारा वह माइंड एंड बॉडी के माध्यम से ही देखते हैं। इसको देखना हम लोगों के लिए जरूरी है ना, इस चीज को समझने दिमाग में रखिएगा, तो आपको इसका वास्टनेस को के पास में पहुंच जाते हैं, इसकी विशालता के पास में पहुंच जाते हैं। और इस महत्व को सांख्य फिलॉसफी में कहा कि यह आपका बुद्धि है, आपका बुद्धि है। प्रकृति का इवोल्यूशन में सबसे बड़ा आपका बुद्धि का स्थान आता है। और माइंड को अगर खाली आप सोचिएगा कि इट इज ए फैकल्टी ऑफ मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और प्रिजर्विंग एंड फाइनली डिजर्व, है ना। माइंड को क्या सोचते हैं, इसमें हमें सोचना है, याद करना है, समझना है, तर्क लगाना है, और उसके बाद में हम अपने को विकास करना। तो ये खाली आपका बौद्धिक एक पार्ट है माइंड का, पूरा नहीं है। तो रोगी आते हैं तो हम ये भी पार्ट देखना पड़ता है ना कि रोगी कितना बुद्धिमान है, हाँ, कितना वह बोलता है, उसके बातों में
महत्व है, उसके बातों में कितना महत्व है, ये तो हम लोग उसमें वहां पर देखते हैं ना। तो ये महत्व देखने के लिए आपका उसका बौद्धिक स्तर को जांच करते हैं। तो एक चीज को हमको ये जांच लेना चाहिए कि उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, और बौद्धिक स्तर को हम लोगों ने माइंड के तीसरे फैकल्टी में रखा है इंटेलेक्ट, क्योंकि बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही वह आपको कोई बात बताएगा। अगर वह बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, सभ्यता का बहुत ज्यादा आदर करता है और उसे क्रोध के विषय में पूछिएगा तो अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करने का कोशिश करेगा, ना कि आपको क्रोध के विषय में बताए। नहीं डॉक्टर साहब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। बगल में उनकी पत्नी बैठी होगी, बोलेगी डॉक्टर साहब ये बड़ी गुस्सा करते हैं, घर में आते हैं तो एकदम शेर बने हुए रहते हैं, पता नहीं बाहर में क्या करते हैं। अब देखो वो आदमी कह रहा है कि हम गुस्सा नहीं करते, उसकी पत्नी कह रही है कि गुस्सा बहुत करते हैं। क्यों कर रहा है सर? क्योंकि वो अपना बुद्धि करा कि ये बताने की चीज नहीं है, छिपाने की चीज है ना। या ऐसा भी हो सकता है वो गुस्सा करता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है ना। इस फ्रेम को उसके महत्व के, माइंड के फ्रेम कहां से बनता है? बुद्धि से बनता है। एक अनपढ़ आदमी आ रहा है जिसको कि आपके मेंटल सिम्टम्स का कोई मतलब ही नहीं है, कि पूछे छिए डॉक्टर साहब गुस्सा से की है तो गुस्सा तो होबे करे है, गुस्सा तो होबे करे है, उसको तो महत्व नहीं है, लेकिन उसको महत्व जताना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको जताना पड़ेगा, यहाँ पर भी जताना पड़ेगा, दोनों जगह जताना पड़ता है। तो बहुत बुद्धिमान है, यहाँ पर बुद्धिमान ही नहीं है, लेकिन दोनों जगह अनभिज्ञ है आपके आवश्यकता है ना। आपकी आवश्यकता है मॉडलिटी जानना, आपकी आवश्यकता है उसका तरीका जानना, और दोनों का आवश्यकता, दोनों का मतभेद है, मिलन नहीं है, एक नहीं है, मैंने दोनों का तार नहीं मिल रहा है। रोगी और आपके बीच में रिलेशन नहीं बना है कि आप क्या चाह रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका महत्व वो नहीं समझ रहा है, वो तो अपने में ही है। तो जब रोगी, ऐसे रोगी के बहुत सारे भरमार हैं और वहां पर आपके पास में समय भी नहीं होता है, वहां पर आपके पास में समय भी नहीं होता है और आप वहां पर लाचार हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रोगी अपने विषय में कितना जानता है और कितना आपको बता सकता है, इससे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। माना गया है साइकोलॉजी में कि कोई भी मनुष्य अपने विषय में केवल 7% जानता है, 7% ही जानता है। ये साइकोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। मैं हो चाहे आप हो, कोई भी हो, वह अपने विषय में केवल 7% जानता है। बाकी 93% कोई भी व्यक्ति अपने विषय में नहीं जानता। यानी कि अपने विषय में जो ज्ञान होता है वह एक आइसबर्ग के टुकड़े के जैसा होता है, जो ऊपर समुद्र के ऊपर में दिखाई पड़ता है आइसबर्ग के रूप में, बाकी सारा चीज अंधकार में। तो इतना 7% में कितना कम क्षेत्र है जहां आपको प्राप्त करना है ना। बहुत लिमिटेड एरिया बनता है। इसीलिए आपको माइंड को फ्रेमिंग करके अध्ययन करना पड़ेगा। फ्रेमिंग मतलब बंटवारा करके, इमोशंस और 3 दायरे में बांट करके अगर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब मिल जाएगा और एक कंप्लीट बन जाएगा। तो हम लोग उन्हें उसका बुद्धि को लेते हैं, है ना, उसके बौद्धिक स्तर को जांच कर लेते हैं। बौद्धिक स्तर का पर मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। उसके बाद में उस बौद्धिक स्तर पर उसके क्या इच्छाएं हैं और क्या अनिच्छाएं हैं, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ना, उसके जीवन का पार्ट हो जाता है। और उसके बाद में हम लोग उसके इमोशनल पैटर्न पर आते हैं। ये तीनों को हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। इससे आपका मेंटल सिम्टम्स कंप्लीट हो जाता है। इस तीनों को मिलाने के लिए आपको पॉजिटिव फैक्टर्स को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए एलिमेंट्स फ्रॉम आपके मैथमेटिका का और रिपोर्टरी का महत्वपूर्ण स्थान। इस पॉजिटिव फैक्टर्स को समझने के लिए आपके पास में बहुत ही डिटेल रूब्रिक्स सब बने हुए हैं, खास करके माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम करके तो एक अलग रूब्रिक्स भी है, जिसके अंदर में कितना कितना सारा
रूब्रिक्स सब रूब्रिक्स बचा हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर में कितना सब रूब्रिक्स बचा हुआ है ये निकालने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। सो माइंड इज नॉट ओनली ए मेमोरी, इट इज नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट ओनली ए रीजनिंग, इट इज समथिंग डिजर्विंग, इट इज ऑल्सो समथिंग, यह है कि क्या है इसका, इसको कैसे प्रकट हो रहा है, एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। और 9th पॉइंट पे रीजन गिफ्टेड माइंड की बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। और जब माइंड है हमेशा इसको फ्रीली एम्प्लॉय करता है जहां पर की कष्ट है, और डिफरेंट फैकल्टीज में डिफरेंट सिचुएशंस में माइंड हमेशा ही जगा हुआ रहता है और साथ देता है, शरीर का साथ देता है हमेशा, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। शरीर का साथ देता है और ब्रेन का जो काम जो है सो होता है कि जानना, जानना, माइंड का काम क्या होता है, जानना और उसका प्रकट करना, है ना, जानना प्रकट करना। जो जानना है वह आपका बौद्धिकता है और वह आपका इंडिविजुअलिटी है, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं वह आपका इमोशन है। जो जानते हैं, मान लीजिए कि आपने बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वह आपका नॉलेज हो गया ना, वह आपका माइंड का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़ा बेवकूफ जैसा व्यवहार करते हैं, आप गुस्सा में सामान फेंक देते हैं, तो आप कौन सा किस प्रकार के ज्ञानी हैं? ज्ञान का यूटिलिटी नहीं है आपके पास में। यहाँ पर यह सामान को फेंक देना आपका इमोशनल रिफ्लेक्शन। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, और यह सामान को फेंक दे रहे हैं, तो यह ज्ञान और इंटेलेक्ट और इमोशंस का रिलेशनशिप ही नहीं बना, है ना, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बना ना। ये आदमी अपने आप को बहुत महत्व बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये अपने बुद्धि का प्रदर्शन ही नहीं कर पाता है। तो बुद्धि का प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह आपका नेचुरल सिम्टम्स नहीं हुआ। और बुद्धि का प्रदर्शन अगर कर पाता है, बहुत ज्ञानी है, तो गुस्सा में तो वो ज्यादा अपने को दिखलाएगा नहीं, है कि नहीं, अपने आप को छिपाएगा नहीं, अपने आप को संयम रखने का कोशिश करेगा, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कम रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। जो ज्यादा समझदार आदमी है उसको गुस्सा में कम सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा ना, और जो आदमी गुस्सा में समझदार है उसके बाद भी गुस्सा में व्यक्त करता है तो लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी के विपरीत जो समझदार नहीं है और वह गुस्सा में कुछ अस्त व्यस्त कर, जैसे बच्चे हैं, सामान फेंक देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं अपने से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण तो नहीं होगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ला सकते हो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं जाएगा। लेकिन इस जहाँ पर बौद्धिक स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वह थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में वो सिम्टम्स चला जाता है। तो ये कई एक तरह के मेमोरी होते हैं, कई एक तरह के ज्ञान होते हैं, और कई एक तरह के फैकल्टी होते हैं जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए। 3 लेयर से हम लोग काम करते हैं। परसेप्शन, समझना, उसका इम्प्रेशन हमारे अंदर में क्या बनता है, और क्या दिमाग में हमारा स्थिति बनता है। ये तीनों चीज को हमको देखना है। यह आदमी क्या सोच रहा है, या क्या इसका प्रदर्शन हो रहा है, और क्या यह चाहता है ना। ये तीनों का मिला जुला रूप ही आपको माइंड का रूप कहलाएगा। तीनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग माइंड का फॉर्म कहलाता है। तो परसीविंग जो है, परसीविंग, समझने की शक्ति को हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस। परसीविंग को कहते हैं इंटेलिजेंस, नोइंग, जानना, है ना। परसीविंग को हम लोग कहते हैं परसीव करना, यानी कि समझ लेना। किसी चीज को देख करके समझ ले, जब आप समझ जाते हो कि यह आम है तो आम है, इमली है तो इमली है, तो आपका उसका है कि आपने आम को पहचान लिया। अगर आम को आपने इमली समझा तो यह परसीविंग नहीं हुआ, यह आपका परसेप्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, किसी दूसरे, तो ये आपका डेल्यूजन हो गया। तो नेचुरल डेल्यूजन, परसेप्शन और को के दूरी को पहचानना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद में आता है, जब आपके पास में ज्ञान हो जाता है तो एक बहुत बड़ा शब्द आता है इंट्यूशन, स्वतः, माने पूर्वाभास। पूर्वाभास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। पहले से दिमाग में आ जाता है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो आपको पहले से लग जाता है कि वो आदमी हमसे पैसा लेने के लिए आ रहा है। क्यों? पैसा मांगने आ रहा है, क्यों?
क्योंकि आपके पास में उसका उधारी बाकी होगा, है ना, उसका उधारी बाकी होगा, आपने उससे कर्ज ले रखा होगा। तो वो आदमी आ रहा है तो आप कहोगे कि हमको तो पहले पता चल गया कि क्यों आ रहा है कि नहीं? इलेक्शन होगा क्या? नहीं, जो पहले से आपके पास में है वो इंट्यूशन नहीं हुआ। इंट्यूशन तो उसको कहते हैं जो नहीं जो आपके जो है उसके विषय में आप नहीं जानते, उसको आप कह दोगे वो इंट्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको इंट्यूशन की भी बात समझना होगा। रोगी आता है, कहता नहीं डॉक्टर साहब हम कह रहे हैं ना ये सही है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो सही है, लेकिन मैं तो, आप मन ही मन सोचते हो कि मैं तो नहीं इस बात को मान रहा हूँ, क्योंकि आप जो रियलिटी देख रहे हैं वो उसका डेल्यूजन है ना, उसका डेल्यूजन है। तो डेल्यूजन और नेचुरल दो भाग में आदमी जीता है, भ्रम में जीता है और माया में जीता है। ये माया में जीता है और वास्तविकता में जीता है ना। कबीर ने कहा है माया महाठगनी हम जाने, है ना। कबीर के दोहा को याद कीजिए, माया महाठगनी हम जाने। हमारा सारा दुनिया जो है सो माया में है, और रोगी भी अधिकांश समय में माया में होते। सिर्फ डेल्यूजन के पार्ट को हमको रोगी में दो भाग में बांटिएगा। डेल्यूजन का भाग एक अलग निकालिएगा और उसका वास्तविकता को अलग निकालिएगा। और माया का भाग जो है सो वह भी हमारे लिए बहुत समय में महत्व होता है, क्योंकि आपके रिपोर्टरी में डेल्यूजन को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। माइंड में कहा डेल्यूजन का स्थान जो है बहुत बड़ा है, और डेल्यूजनल पार्ट जो है सो हम लोग रिपोर्टरी में साइकोलॉजी में तीन भाग से पढ़ते हैं, डेल्यूजन, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशंस। तीनों तीन चीज है, और आपके रिपोर्टरी में कई एक जगह पर ये एक जैसा ही दिया हुआ है। डेल्यूजन मतलब कि भ्रम जो है नहीं, लेकिन हम उसके विषय में सोच रहे हैं, ये मानसिक स्तर पर है। हैलुसिनेशंस आप देख रहे हो, है ना, और इल्यूजन उसका विकृति है। जैसे आप रस्सी देख रहे हो तो लग रहा है कि ये सांप है ना। पेन को देख रहे हो तो लगता है कि ये छुरा है ना। जो चीज नहीं है उसको देख करके उसका विकृत हो जाता है, उसको इल्यूजन कहते हैं। ये इल्यूजनल सिम्टम्स, डेल्यूजनल सिम्टम्स, भ्रम वाला। कोई आदमी पीछे से आ रहा, आ नहीं रहा, कोई पीछे से आ रहा है, हमको आवाज सुनाई दे रहा है, किसका? भगवान का आवाज सुनाई दे रहा है, वो आवाज आ नहीं रहा लेकिन आप सुन रहे हो, ये आपका डेल्यूजन है ना। फिर एक आता है हैलुसिनेशन, आपके सामने में एक चलचित्र दिखलाई पड़ रहा है ना, एक फिल्म के जैसा दिखलाई पड़ रहा है। देखो देखो पानी, कोई आदमी आ रहा है, पानी अगर बरसात हो रहा है, देखो सारा पानी लाल है, खून की बरसात हो रही है। तो ये हैलुसिनेशन है। यह क्या है? यह एक एरिया ऑफ द माइंड है, बहुत बड़ा माइंड का एरिया है, जो कि हम लोगों ने कहा डार्कनेस 93% पार्ट में से सिम्टम्स है। ये भी यहाँ से भी आ रहा सिम्टम्स निकल करके, और डेल्यूजन जो रियलिटी है उससे भी सिम्टम्स निकल करके आ रहा। तो दिमाग को खुला रखना है, हमें हर एक एरिया में आगे बढ़ते जाना है, और हम लोग इसके विशेष जानकारी में हम लोग को रहना है। ठीक है, तो आज के माइंड के इस इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग आएंगे अगले क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे इमोशंस के विषय में, इमोशंस को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम लोग ऐसे एक एक फैकल्टी को लेकर के माइंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर को हम लोग इस माइंड के डायमेंशंस को दिखलाते हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को वहीं पर समाप्त करेंगे, और हम लोग अगले क्लास में फिर हम लोग इमोशंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। छात्रों, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको डिटेल्स में सारे चीज़ का दायरा, आपका डायमेंशन बढ़ जाए दिमाग में, जिससे कि आप केस टेकिंग के इम्पोर्टेंस को समझें। यह मत समझिएगा कि बहुत लंबा चौड़ा गेम होता है केस टेकिंग में। ये सारी बातें पढ़ने में तो, दिमाग को एस्टैब्लिश करने में तो समय लग रहा है, लेकिन केस टेकिंग के समय में इतने सारे मशक्कत आपको नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सारे चीज़ जो है तो स्वतः निकल करके आएगा। आप एक रूटीन वे में काम करिएगा। केस टेकिंग करना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल काम है, बशर्ते कि आपका माइंड, आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइंड आपका ट्रेंड हो जाए और आप इसके लिए तैयार हो जाए, तो ये बहुत ही सरल होता है। ये आपका स्किल, आपका कुशलता
बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये केस टेकिंग को सिखाने का नहीं, आपके अंदर में कौशल स्थापित करने का कौशल, केस टेकिंग का स्किल डेवलप करने का प्रयास हमारा है और इसी स्किल के तहत हम लोग आगे काम करना है और यही हमारे होम्योपैथी के विषय में ज़्यादा जानकारी देगा। तो इसके साथ में हम लोग आज के इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस क्लास।